फैमिली, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर फुल फ्लेज वाला व्लॉग। हाँ, इससे पहले मैंने खोल के हनुमान जी का मिनी व्लॉग डाला था और आज मैं आपके साथ फुल फ्लेज अपना फर्स्ट एवर व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी BFF, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरी स्कूल वाली फ्रेंड का, मेरी एकदम जिगरी यार का, मेरी जिगरी दोस्त का, मतलब जिगरी दोस्त की वेडिंग होने वाली है और 28 दिसंबर को उसकी शादी है। वो एक क्रिश्चियन है, मतलब बेसिकली ये क्रिश्चियन वेडिंग होने वाली है, ठीक है। और आज उसकी एंगेजमेंट है, तो मेरा बड़ा मन किया कि मैं इस पूरे टाइम पीरियड को, मतलब एंगेजमेंट, फिर हल्दी, मेहंदी और उसकी वेडिंग को आपके साथ शेयर करूं। और इस व्लॉग को बनाने के पीछे मेरे बहुत सारे मोटिव हैं। सबसे पहला कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो ये व्लॉग के रूप में एक वो रहेगा, मतलब कि यादें रहेंगी, मेमोरीज रहेंगी इस व्लॉग के, और जब भी मन करेगा तो इस व्लॉग को हम देख सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये क्रिश्चियन वेडिंग होने वाली है और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि एक्चुअल जो एक तो होती है वो मूवी वाली या जो वीडियो वाली या जो टीवी वाली, जो मतलब टेलीविजन पे दिखाती है, एक वो वाली होती है क्रिश्चियन वेडिंग, और एक जो एक्चुअल क्रिश्चियन वेडिंग होती है, उन सब में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। क्योंकि जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था ना उसकी वेडिंग के बारे में, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था कि मत जाओ उस वेडिंग में, और वहाँ पे तो शैम्पेन्स उड़ाई जाती हैं, वहाँ पे तो कल्चर फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ पे तो मतलब दारू शराब ये सब उड़ाई जाती है, नॉन वेज वहाँ पे, मतलब वहाँ पे कोई कल्चर कुछ नहीं है, बहुत ही अनकल्चर्ड वेडिंग होती है क्रिश्चियन वेडिंग। तो और मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि केसू की शादी, मतलब मेरी फ्रेंड का नाम केसिया है, केसिया बाली, वो क्रिश्चियन है। तो केसू की शादी से पहले मैंने उसकी भैया की शादी अटेंड करी थी, और मैंने सिर्फ उसकी उस टाइम से उनका वेडिंग अटेंड करी थी, मतलब कोई फंक्शंस अटेंड नहीं करे थे उससे पहले से। मैंने उनकी वेडिंग सेरेमनी और रिसेप्शन अटेंड किया था, और उस हिसाब से जो मैंने देखा उस टाइम, जो मुझे पता है, तो उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि कोई अनकल्चर्ड या फिर कुछ भी ऐसा फालतू का या कुछ भी ख़राब चीज़ें होती हैं क्रिश्चियन वेडिंग में। तो इस ब्लॉग के थ्रू शायद जो लोगों को थोड़ा मिसकंसेप्शन है या फिर कुछ भी गलत चीज़ें हैं, कोई गलत धारणा है क्रिश्चियन वेडिंग से लेकर, तो वो भी दूर हो जाएगी। और मतलब मेरा तो बड़ा मन था इस पूरी वेडिंग का पूरा जो सीरीज़ है, आज उसकी एंगेजमेंट है, आज 24 है और चर्च में उसकी एंगेजमेंट है। इससे पहले 21 को किसी के घर पे ही जो ब्राइड और ग्रूम के लिए जो प्रेयर रखी जाती है उनके लिए, वो हुई थी। फिर जिसमें जो उसके सारे चर्च वाले होते हैं वो आते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, प्रेयर करते हैं ब्राइड और ग्रूम के लिए, उनकी जो आगे जो लाइफ होने वाली है उसके लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, प्रेयर होती है, तो वो हुई थी। फिर आज 24 है और आज है एंगेजमेंट। फिर कल 25 है, उनकी 3 हल्दी होती है, ठीक है। एक 3 तरह की हल्दी होती है, एक शायद उनकी तरफ से होती है, फिर एक उनकी मामा की तरफ से होती है और एक बुआ की तरफ से होती है, ऐसे कुछ पता है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, वो आगे जो मैं आपके साथ अगले व्लॉग शेयर करूंगी तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो 25, 26 और 27 को उनकी हल्दी है, और 27 को हल्दी के बाद उसकी मेहंदी है, ठीक है। और फिर 28 को 4:30 बजे के आसपास चर्च में उसका वेडिंग सेरेमनी है, जहाँ पे मतलब जो भी जो प्रेयर्स होती है, जो भी कुछ होता है वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो वो सब होता है, और फिर रिसेप्शन होता है जिसमें बुलाते हैं और भी मज़े होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी बातें, आगे की व्लॉग में आपको पता चलता रहेगा। फिर अब तो चलो तैयार हो जाते हैं, और टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है, मुझे पहुंचना भी है। केसू ने मुझे बोला था कि 6:30 बजे का शुरू हो जाएगा प्रेयर, और वो सब शुरू हो जाएगा एंगेजमेंट का, और तो 6, 6:15 तक पहुंच जाना। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं देरी करूंगी और ज़्यादा तो शायद लेट हो जाए, तो अब जल्दी से रेडी होते हैं। मैंने अभी अपना फेस वॉश कर लिया था। फेस वॉश मतलब बेसिकली मैंने अभी मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक लगाया था। एज यूजुअल मैं हमेशा जब भी मेकअप करती हूँ उससे पहले अपना मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक लगा लेती हूँ, या फिर अगर कोई मेरे पास और दूसरा फेस पैक पड़ा होता है तो वो लगा लेती हूँ जनरली, या फिर ज़्यादातर मैं मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ, ठीक है। तो मैंने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा लिया, उसके बाद वॉश कर लिया, फिर उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल लगाया, ठीक है, जो मार्केट वाला जो बोतल वाला होता है वो वाला एलोवेरा जेल लगाया, और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर भी लगा लिया है। अब पहले ड्रेस चेंज कर लेते हैं और उसके बाद मेकअप कर लेते हैं। तो मैं भी आपको ड्रेस भी दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा आउटफिट, मैं ये वाला लहंगा पहनने वाली हूँ। किसी ने मुझे कहा था कि साड़ी पहनना, लेकिन जब मैंने अपनी फेयरवेल पे भी साड़ी पहनी थी ना,
तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मुझसे संभल ही नहीं रही। तो मैंने बोला देख मैं साड़ी तो नहीं पहनने वाली, ये लहंगा पहनेंगे और इसको मैं थोड़ा साड़ी के फॉर्म में स्टाइल कर लूँगी। मतलब बेसिकली इसका दुपट्टा है वो उसको मैं स्टाइल कर लूँगी, तो क्या है थोड़ा साड़ी वाला फॉर्म भी आ जाएगा और मैं थोड़ा कंफर्टेबल भी रहूँगी। ठीक है, तो ये है वो लहंगा जो मैं पहनने वाली हूँ। फिर ये है ब्लाउज़ इसका, ठीक है, और फिर ये है इसका दुपट्टा। तो ये ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ और इसके हिसाब से कि मुझे ये ज्वेलरी अच्छी लगी, ये मांग टीका, इयररिंग्स और गले का, तो ये मुझे सही लगा। इसके हिसाब से मैचिंग भी हो रहा है और गोल्डन और वाइटिश में है, तो गोल्डन तो सब पे चल ही जाता है। ठीक है, तो ये मेरा आउटफिट है और आगे बाकी सब चीज़ें आपको आगे वीडियो में पता चली जाएगी। तो पहले मैं ड्रेस पहन लेती हूँ, उसके बाद अपना मेकअप शुरू करते हैं। तो अब मेकअप अपना शुरू करते हैं। मतलब मैंने अपना वो एलोवेरा जेल लगा लिया था, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लिया और अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर। इसको मैं जहाँ भी ओपन पोर्स के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि नोज़ के आसपास और चिन एरिया के आसपास ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं, तो वहाँ पे इसको लगा रही हूँ। और फिर अपने चीक्स पे, अपने फोरहेड पे थोड़ा डॉटेड फॉर्म में लगा के थोड़ा सा प्राइमर लेना, ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पी साइज अमाउंट या उससे भी कम थोड़ा सा प्राइमर लेना होता है और उसको पूरा अपने फेस पे अच्छे से लगा रही हूँ। ठीक है, जहाँ पे आपकी ओपन पोर्स होते हैं ना, स्पेशली नोज़ के आसपास और चिन के एरिया के आसपास, वहाँ पे प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारा मेकअप केकी ना लगे, हमारे पोर्स ज़्यादा विजिबल ना हो। प्राइमर क्या करता है, हमारे जो पोर्स होते हैं ना उनको उनके ऊपर एक लेयर लगा देता है, जिससे हमारा मेकअप एकदम स्मूथ लगता है, हमारे पोर्स इतने विजिबल नहीं होते और हमारा मेकअप अच्छे से ग्लाइड ऑन हो जाता है। ठीक है, आईज़ के ऊपर भी थोड़ा सा प्राइमर लगा लेना, जिससे जो आई शेडो वगैरह है वो अच्छे से सेटल हो जाए। फिर अब मैं कलर करेक्ट करूँगी। मतलब मुझे जहाँ भी डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, जहाँ भी थोड़ी डार्कनेस है, वहाँ पे मैं कलर करेक्ट करूँगी। उसके लिए मैं आपको पहले भी अपनी दिवाली वाली वीडियो में बताया था कि मैं ऑरेंज लिपस्टिक लेती हूँ। यहाँ पे मैं मिनीसो वाली लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और उसमें थोड़ा सा पॉन्ड्स की जो बीबी क्रीम है वो मिक्स करती हूँ। ठीक है, तो उसको मिक्स कर लिया। फिर उसको जहाँ भी मुझे डार्क स्पॉट्स हैं, जहाँ पे मुझे डार्कनेस हो रही है, जैसे कि मुझे जहाँ पे भी यहाँ पे एक्ने मार्क्स हो रहे हैं, मुझे जहाँ पे भी थोड़े पिगमेंटेशन हो रही है, वहाँ पे इसको डॉटेड फॉर्म में उस जगह पे सिर्फ जहाँ पे मुझे डार्कनेस हो रही है वहाँ पे लगा लेती हूँ। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे मुझे एक्ने पिंपल्स के मार्क्स हो रहे हैं, मैंने उसको वहाँ पे लगा लिया है। सिर्फ हल्का हल्का डॉट फॉर्म में लगाना है, पूरे फेस पे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपको डार्कनेस हो रही है, जहाँ पे भी आपके मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा डार्क मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल है, वहाँ पे इसको लगाना है। आपके आइज़ के नीचे जहाँ पे डार्कनेस है, अगर थोड़ी सी भी डार्कनेस आपको लगती है ना, तो वहाँ पे इस कलर करेक्ट को प्लीज़ ज़रूर लगाना। आपके माउथ एरिया के आसपास, जहाँ पे थोड़ा जो हमारे माउथ एरिया के आसपास जो थोड़ी डार्कनेस होती है ना, कभी कभी जैसे विंटर सीज़न चल रहा है और इस समय हमारी जो स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, मॉइस्चर चले जाता है उसमें से, तो उस समय थोड़ी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है हमारी स्किन, है ना। तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपको आपकी स्किन डल लग रही है, डार्क लग रही है, पिगमेंटेशन लग रहा है, मार्क्स दिख रहे हैं, वहाँ पे इस कलर करेक्ट को आपको लगाना है। ठीक है, फिर मैं इस तरह से अब आई थिंक कि आपको शायद इस वीडियो में इतना अच्छे से मैंने मतलब जल्दी के चक्कर में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैंने इतना अच्छे से अपना मेकअप वाला पार्ट शूट नहीं किया था। तो अगर आप मेरे मेकअप में पूरा प्रॉपर कैसे मेकअप करती हूँ उसका एक प्रॉपर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर यहाँ पे बताऊँ तो मैं बस हल्का सा उसको पूरा रगड़ नहीं रही, उसको बस सेटल डाउन कर रही हूँ। जो मेरे पास ये मेकअप ब्रश है ना, उसको बस जहाँ भी मैंने उस कलर करेक्ट को लगाया था, उस जो भी मैंने मिक्सचर को बनाया था उसको लगाया था, उसको बस मैं सेटल कर रही हूँ, जिससे वो हाइड हो जाए, जो भी मेरे मार्क्स है, जो भी डलनेस है, जो भी डार्क एरिया है, जो भी पिगमेंटेशन है, वो कवर अप हो जाए। बस उसको ज़्यादा रगड़ नहीं रही, ज़्यादा उसको ब्लेंड नहीं कर रही, बस हल्का सा उसको सेटल कर रही हूँ वहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर आप पूरा फुल फ्लेज मेकअप ट्यूटोरियल चाहते हैं कि मैं किस तरह से अपना मेकअप करती हूँ, जो मैंने अपने इस वीडियो में, मतलब ये एंगेजमेंट वाली वीडियो में जो आपको आगे पता चलेगा मेरा फुल फ्लेज मेकअप वो मैंने कैसे किया है, अगर आप उसका पूरा ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, थोड़ा सा कलर करेक्ट मैं अपने आईलिड्स के ऊपर भी लगा लेती हूँ, जिससे जो हमारा आई शेडो है, जो हमारा आई मेकअप है, वो और निखर के आए।
अब बारी आती है बीबी क्रीम की। तो फिर मैंने थोड़ा सा बीबी क्रीम लिया, डॉट डॉट फॉर्म में अपने पूरे फेस पर लगा लिया। बेसिकली जो एरिया मेरा बच जाता है ना, कलर करेक्ट करने के बाद जो एरिया बच जाता है वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने जहाँ पे कलर करेक्ट करा है वो ऑलरेडी इवन हो गई है स्किन, है ना। तो बाकी जो हमारा रह गया, जैसे फोरहेड रह गया है, साइज़ की जो जगह रह गई है, वहाँ पे मैं ये बीबी क्रीम अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ डॉटेड फॉर्म में अच्छे से लेके। और फिर ये जो राउंड वाला ब्रश है, फाउंडेशन ब्रश कहते हैं इसको, तो इस ब्रश को लेकर और अच्छे से पूरे अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। जो भी टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से हमें ब्रश को मूव करना चाहिए, उसका पूरा ट्यूटोरियल अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस तरह से मैं पूरा अच्छे से अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर लेती हूँ, पूरे अपने स्किन को इवन कर देती हूँ, जिससे कोई भी डार्क पैचेस नहीं दिखता और कोई भी एरिया मिस ना हो जाए, कोई भी एरिया ऐसा ना रहे जहाँ पे मेरा बीबी क्रीम या अच्छे से मेरा ब्रश ब्लेंड ना हुआ हो, ठीक है। तो जहाँ पे ईयर्स के आसपास, हमारे फोरहेड, हमारे हेयर लाइन के आसपास भी, हमारे जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं, जो हमारे कानों के आसपास के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे भी, हमारे आईब्रोज़ के आसपास, वहाँ पे अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। अपनी आइज़ की आईलिड्स के ऊपर, अपने आइज़ के आसपास वाली जगह पे भी आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, कोई भी जगह नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। बीबी क्रीम लगाने के बाद अब मैं कॉम्पैक्ट से अपने, मतलब लूज़ पाउडर से अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ, जिससे जो भी मेरा फाउंडेशन है, मतलब जो भी बीबी क्रीम लगाई है, मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, जो भी बीबी क्रीम लगाई है वो अच्छे से एकदम सेट हो जाए, ठीक है। फिर ये मैं तरीका करती हूँ अपने फेस पे बीबी क्रीम लगाने के बाद एक सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ, जिससे मेरा बीबी क्रीम है वो अच्छे से सेट हो जाए, निकले ना। बहुत बार ऐसा होता है ना, गर्मी की वजह से या पसीने की वजह से, या फिर बहुत बार हमारा जो भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम होता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो मेकअप फिक्सर लगाते हैं ना, मतलब सेटिंग स्प्रे लगाते हैं, तो हमारा वो फाउंडेशन, वो बीबी क्रीम इंटैक्ट रहता है, ठीक है। फिर मेकअप फिक्सर लगाने के बाद अब बारी आती है आई मेकअप की। तो सबसे पहले मैं ये पिंक शेडो ले रही हूँ, मतलब पिंक वाला आई शेडो ले रही हूँ। ये शुगर का कॉस्मेटिक्स मिक्स पैलेट है, इसी को ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें हाइलाइटर, कॉन्टोर, आई शेडो, ग्लिटर्स सब कुछ अवेलेबल है, तो इस पूरे पैलेट में सब कुछ आ जाता है। तो मैं इसमें से पिंक आई शेडो ले रही हूँ, अपने आइज़ के ऊपर अच्छे से लगा रही हूँ। और ना पता है क्या, मेरी एक तो होती है हुडी आइज़, इसमें जो आईलिड्स होती है वो अंदर की तरफ होती है, लेकिन एक तो मेरी आंखें छोटी है ना, ऊपर से मेरी आईलिड्स है ना अंदर की तरफ है, तो मुझे अच्छे से देखना पड़ता है कि ये ना लगा ही नहीं लगा ढंग से कलर, मेरी आईलिड्स को पकड़ के देखना पड़ता है कि कलर लगा, अच्छा ठीक है, चलो बाकी का आगे मेकअप करते हैं। फिर उसके बाद अब मैं ग्लिटर लगा रही हूँ। तो देखो, ग्लिटर लगाने की ये टेक्निक होती है कि पहले आप ग्लिटर को अपने बीच में लगाओ, चाहे आप ब्रश से लगा रहे हो या फिर उंगली से लगा रहे हो, तो पहले उसको बीच में सेटल कर दो, ठीक है। उसको हम जैसे आई शेडो ब्रश करते हैं ना, उस तरह से नहीं करना, सिर्फ सेटल करना होता है। उस ग्लिटर को आप अपने बीच में लगा लो आईलिड्स के ऊपर, और फिर उसको उसी ब्रश से या फिर फिंगर से उसको साइड कॉर्नर्स में, मतलब अंदर और बाहर की तरफ स्मच करो, ठीक है। देखो, मैं इसलिए कह रही हूँ आपको कि पूरा ट्यूटोरियल अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो किस तरह से पूरा एक मेकअप करती हूँ मैं, वो मैंने पूरा अच्छे से नहीं दिखाया है आपको। तो अगर पूरा ट्यूटोरियल की कैसे आई शेडो लगाती हूँ, किस तरह से अपने हाथों को मूव करती हूँ, किस तरह से अपने ब्रशेस को, एक टेक्निक्स होती हैं कुछ, तो किस तरह से अपने ब्रशेस को चलाती हूँ, तो वो पूरा ट्यूटोरियल अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं वो वीडियो आपके साथ ज़रूर पक्का शेयर करूँगी, ठीक है। तो फिर मैंने वो ग्लिटर लगा लिया, अच्छे से देख रही हूँ कि लगा नहीं लगा, क्योंकि है ना मुझे पकड़ के देखना पड़ता है एक बार अगर मेरे आईज़ के ऊपर लग रहा है नहीं लग रहा। वो आँखें, मेरी आईलिड्स इतनी अंदर की तरफ है या फिर पता नहीं क्या, मेरी आँखें छोटी है कि है ना, मुझे पता ही नहीं चलता एक बार में शीशे में देख के कि मेरा वो आई शेडो लगा है नहीं लगा, मेरा ग्लिटर लगा है नहीं लगा। वो आईलाइनर लगाना तो मुझे मतलब आता नहीं है, तो वो मैं पूरा अच्छे से देख रही हूँ। अगर नहीं लगता तो वापस उसको लगाना पड़ता है, तो थोड़ी मुझे मेहनत लगती है मेरे आई मेकअप में, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। और ये देखो फैल गया मेरा, मैं वो आई मेकअप कर रही थी ना, तो वो ग्लिटर थोड़ा मेरे आंखों के पास फैल गया था, तो बस अब वही पोंछा जा रहा है। फिर अब बारी आती है हाइलाइटर की, तो मैं चीक बोन्स पे थोड़ा सा हाइलाइटर ले रही हूँ, ये वाला हाइलाइटर ले रही हूँ और पूरा अच्छे से सेटल कर रही हूँ, अच्छे से टैप करके
जो भी स्मच कर रही हूँ अच्छे से, जिससे वो अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, हाइलाइटर को अच्छे से लगा रही हूँ, थोड़ा अपने नोज़ पे भी लगा रही हूँ जिससे नोज़ थोड़ी शाइनी शाइनी लगे, थोड़ा अपना चिन एरिया पे भी लगा रही हूँ जिससे वो अच्छे से थोड़ा मतलब अच्छा लगे, चमक आ जाए चेहरे पे। फिर अब बारी आती है मस्कारा की, तो मैं मेबेलिन का मस्कारा यूज़ करती हूँ। मेबेलिन का हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करती हूँ मैं। ठीक है, तो फिर अब वही बात, आंखें छोटी है तो बार बार देखना पड़ता है कि मस्कारा लगा ही नहीं लगा। आंखों को थोड़ा मेहनत लगती है मुझे आई मेकअप में, सच्ची बताऊँ तो। फिर अब बारी आती है लिपस्टिक लगाने की। तो सबसे पहले तो मैंने ये आज तक मैं शुगर की वो पिंक वाली लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, मतलब पिंक शेड वाली लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसके अलावा मुझे आज तक सूट मतलब कोई अच्छी नहीं लगी अपने फेस पे। लेकिन मैंने पहली बार ये रेड लिपस्टिक ट्राई करी थी, मेबेलिन की है, तो मैंने इसको पहली बार ट्राई किया था, लेकिन मैंने उसको बाद में हटा दी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी अपने फेस पे। तो फिर मैंने वापस से ये वाली शुगर कॉस्मेटिक्स की क्रेयॉन लिपस्टिक 02 मैरी पॉपिंस वाला जो शेड है मैट एस हेल, ये वाली लिपस्टिक यूज़ करी। ठीक है, फिर एट द एंड सब कुछ लगाने के बाद कॉन्टोरिंग मुझे पीछे से आती नहीं है तो मैं वो नहीं लगा रही। एक बार मैंने लगाई थी, बहुत बेकार हो गया था मेरा मेकअप। तो फिर एट द एंड मैं मेकअप फिक्सर या फिर सेटिंग स्प्रे बोल लो, कलर बार का यूज़ कर रही हूँ, तो जिससे क्या हमारा पूरा मेकअप सेट रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, ये दो जो मैंने आपको बताया है ना कि किस तरह से आप एक तो बीबी की में फाउंडेशन लगाने के बाद और एक बार अपना मेकअप करने के बाद, इन दोनों बार अगर आप अपना मेकअप फिक्सर या सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आई श्योर यू कि आप भी अगर अब ये टेक्निक ट्राई करोगे तो आपको भी अपनी मेकअप को सेटल रखने में, लॉन्ग लास्टिंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर अब बारी आती है हेयर स्टाइल की। बस यही सबसे बड़ी, उतने गुस्सा आया था मुझे, एक मैंने क्या हेयर स्टाइल सोची थी और फिर मैंने क्या बना दी। वैसे तो अच्छी बनी है हेयर स्टाइल एट द एंड, लेकिन है ना बहुत ज़्यादा हैसल हो गई थी, परेशान हो गई थी मैं हेयर स्टाइल बनाते बनाते। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने बाल सुलझाए, फिर मैंने बीच की मांग निकाली, फिर अब मैंने मांग टीका लगाने का एक नया तरीका खोजा है। जो हमारे जैसे बीच की मांग लगा के हम पीछे कर लेते हैं ना बाकी के बाल, तो उन्हीं में से थोड़े से बाल लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़े से बाल लेना है। फिर जो हमारे मांग टीका को जो हुक होता है ना, उसमें उन बालों को फंसा लेना है और उसको थोड़ा दबा लेना जो हुक को। ठीक है, जिससे वो निकले ना, उसको दबा लो अच्छे से और फिर प्लेस कर लो। ठीक है, फिर क्या करना, जो आपका जिस भी स्ट्रैंड में या फिर जिस भी बालों में आपने वो मांग टीका लगाया है ना, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी के लिए, सेफ के लिए आप एक पिन लगा लेना, या तो टिक टिक वाली पिन जो होती है या फिर हेयर पिन जो लंबी वाली होती है, कोई सी भी पिन जो आपको अच्छी लगे वो लगा लेना। ठीक है, जिससे क्या है वो थोड़ा सेफ रहेगा, थोड़ा इधर उधर होने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने साइड पार्टीशन किया, मतलब जो मेरी हमेशा फेवरेट स्टाइल होती है साइड पार्टीशन वाली, तो मैंने साइड में पार्टीशन लिया, फिर थोड़े से बाल लिए। फिर देखो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने अपनी हेयर स्टाइल का जो कबाड़ा किया था ना, मैं बता नहीं सकती उस दिन मैं कितनी लेट, मैंने सोचा था कि चलो हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, हम हो जाएंगे तैयार, लेकिन पता है वो एक तो है ना, मैं भी इतनी प्रो नहीं हुई हूँ कि है ना मैं ना मेकअप भी करूँ और तैयार भी हूँ और कहीं जाने के लिए रेडी भी हो जाऊँ सेम टाइम पे। धीरे धीरे हो जाएगा, आई नो, आप साथ दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो फिर मैंने ये थोड़े से बाल लिए, ट्विस्ट 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 करके, फिर मैंने 2 पिन्स लगा ली, थोड़े से कान के आसपास के बाल भी लिए और उस पर पिन लगा ली। ठीक है, देखो आई नो आपको इस ट्यूटोरियल मतलब इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आपको अच्छी समझ में नहीं आएगी पूरी हेयर स्टाइल। अगर आप इस हेयर स्टाइल का भी पूरा ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हेयर स्टाइल मुझे बाद में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो अगर आप इस ट्यूटोरियल मतलब इस हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो भी हम एथनिक वेयर करते हैं, किसी भी शादी में जाते हैं या फिर कोई भी अगर इंडियन स्टाइल में कुछ भी पहनते हैं उसके ऊपर, और अगर हम जैसे कोई एक्सेसरी पहनते हैं, मांग टीका और मतलब पूरी एक ज्वेलरी जो होती है हमारी, नेकलेस वगैरह वो सब पहनते हैं, तो उसमें ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, पहली बार में ही अच्छी लगी, लेकिन बस बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई मुझे इस हेयर स्टाइल को बनाते हुए। ठीक है,
तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। तो अगर आप इसका ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर देखो एक और बात, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे आपकी चुन्नी पतली हो, मोटी हो, कैसी भी हो, लेकिन तैयार होने से पहले अपनी चुन्नी की प्लीज़ ज़रूर बना लेना। क्योंकि मैंने ये गलती करी थी, मैंने सोचा कि पतली चुन्नी है तो है ना प्लीज़ जल्दी बन जाएगी, लेकिन मेरी वो नहीं बनी और फिर देखो इतना कबाड़ा हो गया। मैंने साड़ी स्टाइल सोची थी दुपट्टे को ड्रैप करने की, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर मैंने मेरी दीदी की हेल्प ली, लेकिन फिर वो ना मैं लेट हो रही थी, तो फिर जल्दी के चक्कर में ये मेरा पूरा ओवरऑल लुक है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा पूरा ये ओवरऑल लुक कैसा लगा, मेरी आउटफिट, मेरा मेकअप, मेरी हेयर स्टाइल, वो सब आपको कैसा लगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इतना भी बुरा नहीं हुआ है, लेकिन यार फिर भी यार जो मैं चाहती थी वो तो हुआ ही नहीं। तो कैसा लुक लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये है अंदर वाला नज़ारा, मतलब अंदर वाला एरिया, चर्च के अंदर का एरिया जहाँ पे एंगेजमेंट सेरेमनी हुई थी। वस्तु को हमारे जीवन में उड़ेलने वाला हमारा परमेश्वर ऐसे परमेश्वर के विरोधी और आराधना करे ऐसे परमेश्वर की हम कुछ समय धन्यवाद प्रेयर के बाद ब्राइड और ग्रूम को स्टेज पे, मतलब जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे बुलाया गया था, जिससे जो आगे का कार्यक्रम है, जो आगे का जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यू कर सके। और ये है हमारी आज की खुशी का कारण। दोनों आज बहुत तैयार होकर हमारे मध्य में आए हैं और जो आज ये सगाई के इस बंधन में बंधने जा रहे हैं और प्रभु जो है इनको आशीष देने पाए। फिर जो उनके पास्टर होते हैं वो बताते हैं कि एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, बाइबल में एंगेजमेंट का मतलब क्या लिखा है, और बहुत सारी रिचुअल्स और उनके बाइबल में क्या क्या लिखा है वो सब उन्होंने बताया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर जो ब्राइड के पेरेंट्स होते हैं, ग्रूम के जो पेरेंट्स होते हैं, प्लस 2 विटनेस ईच, दोनों साइड के 2 विटनेस, वो एक कॉन्ट्रैक्ट या उनका कोई एग्रीमेंट होता है तो उस पर वो साइन करते हैं। फिर जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको देते हैं, मतलब बेसिकली जो ग्रूम के पापा होते हैं और जो ब्राइड के पापा होते हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो उस एग्रीमेंट को एक्सचेंज करते हैं और गले मिलते हैं। थोड़ा गला हो चुका है। अब मैं घर आ चुकी हूँ। बहुत ही बढ़िया वाला फंक्शन हुआ था एंगेजमेंट का, लेकिन मैं कुछ क्लिप्स ही रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मतलब नहीं हो पाया। मतलब पहली बात तो यह कि मैंने पहली बार व्लॉगिंग करी थी तो इतना बहुत आइडिया नहीं था, और दूसरी बात ये कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उसको बस फील किया जा सकता है, उसको ऐसे हम किसी चीज़ में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, किसी कैमरा में, टेढ़ा हो गया यार, किसी कैमरा में किसी हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
लेकिन बहुत ही बढ़िया वाली मैंने पहली बार कोई क्रिश्चियन साइड की एंगेजमेंट अटेंड करी थी। मैं ऊपर से आपको बता देती हूँ वहाँ पे क्या हुआ था। पहले वहाँ पे गई, केसू से मिली थी, केसू बैठी तैयार होने की। फिर हम जब बुलाया गया ग्रूम, फिर जीजू मतलब जो केसू के जो ग्रूम है वो आए थे, मतलब वहाँ पे आ गए थे, बैठ गए थे। फिर उसके बाद केसू को बुलाया गया। फिर यहाँ पे पहले प्रेयर हुई म्यूजिक्स के साथ। इतना बढ़िया लगा ना, जो बीट्स बज रहे थे, ड्रम बज रहे थे, इतना सुकून, इतना लाइट फील हुआ ना। मतलब देखो, आई डोंट नो कि कितने लोगों को ऐसा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस वाली चीज़ में मेंटालिटी है कि सब अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सब एक जैसे होते हैं। मेरे हिसाब से हर रिलीजन, हर चीज़ एक जैसी होती है। हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ हम लोगों ने ही बनाया है, ये भगवान जी ने बनाया नहीं है। तो जो उस गाने को सुन के, उस प्रेयर को सुन के इतना लाइट फील हुआ ना, इतना सुकून फील हुआ था, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी उससे, क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद जो उनके हेड होते हैं, हाँ हेड, तो उनके जो हेड होते हैं वो उन्होंने कुछ बताया कि एंगेजमेंट क्या होती है उनके कल्चर में। एंगेजमेंट का मतलब बेसिकली क्या था कि जब जो ब्राइड और ग्रूम थे वो जब एक साथ एंगेजमेंट वाले दिन अपनी बाइबल्स एक्सचेंज कर लेते हैं, जब उनकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उस दिन वो ऑफिशियली ब्राइड और ग्रूम मतलब एक दूसरे के पति पत्नी कहलाते हैं। और उसमें जो ग्रूम होता है, जो पति होता है, वो अपनी पत्नी से ये बोलता है कि तुम्हारे अलावा मैं और किसी को देखूंगा नहीं, मतलब तुम्हारे अलावा मैं किसी और को अपनी पत्नी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता, तुम ही मेरी हो जो हो, ठीक है। फिर उसी तरह से जो ब्राइड होती है, मतलब जो पत्नी होती है, वो भी यही बोलती है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और को अपने ग्रूम में, अपने पति के रूप में नहीं स्वीकार करूंगी। वो ये दोनों प्लेज करते हैं, मतलब इंगेजमेंट वाले दिन ऑफिशियली वो दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। और फिर वेडिंग में भी होते हैं, लेकिन जो एंगेजमेंट होता है ना उनका एक प्रॉपर ऑफिशियल होता है कि हाँ अब ये दोनों पति पत्नी हो गए ऑफिशियली, ठीक है। उसके बाद उनकी कुछ प्रेयर्स होती है। फिर जीजू और केसू, मतलब जो केसू की जो ब्राइड है, हाँ ग्रूम है, सॉरी केसू तो ब्राइड है ना, तो जो ब्राइड के जो ब्राइड और ग्रूम होते हैं, जो ब्राइड और ग्रूम होते हैं ना, वो बाइबल्स एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे की। और उसके बाद जीजू के जो मम्मी पापा हैं और जो केसिया के मम्मी पापा हैं, मतलब जो ब्राइड के मम्मी पापा और ग्रूम के मम्मी पापा प्लस 2 विटनेस ईच, ठीक है, तो ये मिलके साइन करते हैं। उनका कोई एक ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है या कुछ पेपर होता है, इस बारे में मुझे तक क्लियरली नहीं पता। मैं उसकी क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जब वो एग्रीमेंट हो रहा था ना, तो वो कैमरा मैन, रिकॉर्ड वाले, वीडियो वाले वो एकदम सामने ही खड़े हुए थे, मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो वो एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि ना कि आप कि मतलब इससे मैरी हुई है, और ये सब जो होता है ना, जैसे हम वचन लेते हैं हमारी हिंदू कल्चर में, उसी तरह से वो इन चीज़ों में एग्रीमेंट साइन करते हैं, या फिर कुछ पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साइन करते हैं। और फिर उसके बाद जो ग्रूम के जो पापा हैं और जो ब्राइड के पापा हैं, वो दोनों इस एग्रीमेंट को एक्सचेंज करते हैं। फिर गले मिलते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मतलब ये सब होता है, ठीक है। और उसके बाद हम सबने फ़ोटो खिंचवाई, मतलब सबने एक एक करके ब्राइड और ग्रूम के साथ फ़ोटो खिंचवाई। हमने खूब मज़े किए, बहुत सारी बातें करी, और फिर मैं आ गई। तो कैसा लगा आपको ये मेरा पहला व्लॉग? अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लग रही हो कि मैं इसको कैसे और बेटर कर सकती हूँ, तो वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद भी अब जैसे कल 25 को, हाँ तो 25 को, हाँ ठीक है क्रिसमस होती है, लेकिन केसिया को क्योंकि उसकी हल्दी हो रही है और उसको अलाउड नहीं हुआ है, मतलब उनके कुछ ऐसा कल्चर है कि जो ब्राइड है वो इंगेजमेंट वाले दिन या फिर एक पर्टिकुलर उनका दिन होता है, तो उसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो केसिया तो जा नहीं सकती चर्च में क्रिसमस मनाने, जीजू शायद जा सकते हैं, ठीक है। तो कल हल्दी है, उसने तो कल हल्दी है, कल 25 है ना, तो कल हल्दी है, और फिर 26 को भी हल्दी है, और 27 को भी हल्दी है। और हल्दी के साथ साथ पहले हल्दी होगी और उसके बाद मेहंदी होगी। तो जितना मुझसे हो पाएगा, मतलब जितना मैं कैप्चर कर पाऊँगी, सब कुछ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अरे यार मांग देगा। तो अब ये सब मैं निकालूँ, ये जो भी आउटफिट, मेकअप सब मैं निकालूँ। हाँ, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि मैंने अपना मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ, मतलब अगर आप कुछ भी ऐसा जानना चाहते हैं, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेकअप को मैं कैसे रिमूव करती हूँ उसकी मैं वीडियो आपके साथ तो अब मैं ये मेकअप वगैरह सब रिमूव करती हूँ।
अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझसे कोई भी डाउट या क्वेरी पूछना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है।